आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश दौरे का आज आखिरी दिन। अमित शाह आज नमती मैदान का दौरा करेंगे और वालोंग युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि करेंगे अर्पित। गृह मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में तैनात सुरक्षा बलों और आम लोगों की देशभक्ति को सराहा और कहा कि उनकी वजह से कोई भारत की सीमा पर आंख उठाकर नहीं देख सकता। अरुणाचल प्रदेश के बाद गृह मंत्री डिब्रूगढ़ होते हुए दिल्ली लौटेंगे। डिब्रूगढ़ में आज अमित शाह की एक जनसभा होगी। असम के मुख्यमंत्री ने सभा की तैयारियों की समीक्षा की। कोविड के खिलाफ जंग में स्वास्थ्य से जुड़ी तैयारियों को परखने के लिए आज भी अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आज इसका आखिरी दिन। देश भर में तमाम अस्पतालों में कोविड की रोकथाम और प्रबंधन के लिए दवाओं, आईसीयू बेड और मेडिकल ऑक्सीजन सहित उपलब्ध संसाधनों का आकलन किया जा रहा है ताकि कमियों को दूर किया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मॉक ड्रिल का जायजा लिया और स्वास्थ्य कर्मियों से बात की। उन्होंने दवा, आईसीयू बेड और मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता का आकलन किया। कोविड मामलों में वृद्धि को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने और कोविड से बचाव के लिए पूरी तरह तैयार रहने के लिए कहा गया। साथ ही टीकाकरण में तेजी लाने के लिए कहा गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड प्रबंधन के लिए जांच, पहचान, उपचार, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार की 5 सूत्रीय रणनीति जारी रखने का जोर दिया। प्रधानमंत्री गतिशक्ति पर 5वीं क्षेत्रीय कार्यशाला आज से वाराणसी में। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य इस कार्यशाला का हिस्सा। मार्च में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 328 नए मामले सामने आए। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4667। मुंबई के संक्रमण की अगर बात करें तो वहां पर 228 मामले सामने आए। अमेरिका दौरे पर गई वित्त मंत्री आज अपनी अमेरिकी समकक्ष जेनेट येलेन से करेंगी मुलाकात। दोनों के बीच परस्पर हित से जुड़े कई मुद्दों पर होगी बातचीत। वॉशिंगटन में पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन और अधिक प्रगतिशील उसे बनाया जाए, सभी देशों की बात सुनी जाए, सभी सदस्यों के प्रति निष्पक्षता रखी जाए। वित्त मंत्री ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में भारत का G20 का अध्यक्ष होना एक बड़ा अवसर है और अब समय आ गया कि G20 के सदस्य एक साथ बैठें और समाधान निकालें। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने कहा कि भारत सरकार का दृष्टिकोण गरीब लोगों को बुनियादी सुविधाएं जैसे घर, पीने की पानी की सुविधा और बिजली को देना के साथ साथ उन्हें सशक्त बनाना है। भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच कोप इंडिया 23 युद्धाभ्यास का दूसरा दिन। 11 दिन चलने वाला यह अभ्यास पानागढ़, कलाईकुंज और आगरा वायुसेना स्टेशन पर किया जा रहा है। केंद्र में वाणिज्य और उद्योग के अलावा उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संभाल रहे मंत्री पीयूष गोयल फ्रांस में। आज पेरिस में फ्रांस के विदेश व्यापार मंत्री और प्रतिनिधियों के साथ भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन की करेंगे सह अध्यक्षता। इस शिखर सम्मेलन में हरित भविष्य के निर्माण, उभरती टेक्नोलॉजी, रक्षा सहयोग और भारत प्रशांत क्षेत्रों में सहयोग के साथ कई विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में निर्यात के क्षेत्रों में तेज गति से विकास हो रहा है। पिछले 2 वर्षों में व्यापार के क्षेत्र में 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि व्यापार समुदाय के साथ कई सामूहिक राउंड टेबल्स हुए। एक सामूहिक कार्यक्रम में फ्रांस के उद्योगपतियों को बुलाया गया जिसमें इतने लोग आए कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ा बंद। ये प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की वजह से हुआ। फ्रांस के दौरे पर गए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आज भारत दुनिया के फूड बाउल और दूसरे देशों के भरोसेमंद पार्टनर के रूप में उभरा। इटली की यात्रा पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी से मुलाकात करने का कार्यक्रम। द्विपक्षीय बैठकों के लिए शीर्ष इतालवी सीईओ से मिलने का भी कार्यक्रम। रोम में सीईओ इंटरैक्टिव बिजनेस सेशन होगा जिसमें 35 सीईओ के भाग लेने की संभावना। इस यात्रा से यूरोपीय क्षेत्र में भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद। प्रधानमंत्री 12 अप्रैल को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना।
पहली ट्रेन जयपुर से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी। इस वंदे भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवा 13 अप्रैल 2023 से शुरू होगी और जयपुर, अलवर और गुड़गांव में स्टॉप के साथ अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच चलेगी। नई वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली कैंट और अजमेर के बीच दूरी 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। इस रूट की मौजूदा सबसे तेज ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली कैंट से अजमेर के लिए 6 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र पर दुनिया की पहली सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन होगी। ये ट्रेन राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों की जो कनेक्टिविटी है उसमें सुधार करेगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में फरार चल रहे कट्टरपंथी सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह के करीबी सहयोगियों के रिश्तेदारों की 5 याचिकाओं पर वो सुनवाई करेगा। तेलंगाना हाईकोर्ट जे पांडु तहसीलदार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा, जिन्होंने 2019 में दिशा बलात्कार और हत्या मामले में 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा था। चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेजने के लिए इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दलीलें सुनी जाएंगी। आरोप की यह है कि राजनीतिक दलों को बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जिसमें 2/3 जो रकम है वो एक प्रमुख राजनीतिक दल को दी गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद संबंधी मामले में आज मथुरा की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में अदालत ने ईदगाह के जमीन सर्वे पर रोक लगाई। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ आज अनशन उनकी ही पार्टी के नेता सचिन पायलट उस पर बैठ रहे हैं और पिछली बीजेपी सरकार में कथित भ्रष्टाचार पर जांच की मांग को लेकर जयपुर में शहीद स्मारक पर आज एक दिन का ये अनशन का आयोजन किया गया है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के आज होने वाले धरना पर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इसे पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाए। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि उन्होंने पायलट से बात की है, उनसे अपनी सरकार के खिलाफ जनता के बीच जाने के बजाय पार्टी के मंचों पर मुद्दे को उठाने के लिए कहा। लोकसभा से अपनी अयोग्यता के बाद पहली बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के साथ कल पेट्टा में एक रोड शो और सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपने पूर्व निर्वाचन क्षेत्र वायनाड का दौरा करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। आयोग ने पहले अपने आदेश में कहा कि पार्टी 4 राज्यों दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पार्टी बन गई। इलेक्शन कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया। इसके अलावा आयोग ने गोवा, मणिपुर और मेघालय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मिला राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा भी वापस लिया है। त्रिपुरा में टिपरा मोथा और मेघालय में वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी के राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई है और एलजेपी नागालैंड में राज्य स्तरीय पार्टी बन गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने ममता बनर्जी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी ने ममता बनर्जी सरकार को प्रशासनिक विफलता का जिम्मेदार बताया। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूल्स में शिक्षकों की भर्ती आयोग के माध्यम से करने का निर्माण किया। वर्तमान में पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर शिक्षकों की भर्तियां की जा रही हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि नई भर्ती के अंतर्गत 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अब सभी सरकारी स्कूल्स के शिक्षक राज्य सरकार के कर्मचारी होंगे। लाडली बहन योजना दुनिया की अपनी तरह की अकेली योजना है जो महिलाओं को सशक्त बनाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक जनसभा में फिर से बात दोहराई और कहा कि अपने आप में ये अनोखी योजना। अग्निवीर भर्ती के लिए 17 से 26 अप्रैल तक सेना भर्ती कार्यालय भोपाल के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 9 जिलों भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा के अभ्यर्थियों की ऑनलाइन परीक्षा भोपाल में 3 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि वो किसी राजनीतिक दल के समर्थक नहीं बल्कि वो सनातन के समर्थक हैं। रामदेव ने कहा कि जो सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात करे आप भी उसका साथ दें। बारामूला पुलिस और सेना ने एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और लश्कर तोयबा के 2 आतंकवादी सहयोगियों फारूक अहमद पार और साइमा बशीर को हथियार और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। दिल्ली में द्वारका जिले की पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा जो एटीएम कार्ड बदलकर खाते से रकम उड़ाते थे। ये सभी आपस में रिश्तेदार
इनके पास से करीब 25,000 रुपए नगद बरामद हुए। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की रिपोर्ट की। जारी रिपोर्ट में 60 से ज्यादा अंकों के साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना रहे सबसे आगे। रिपोर्ट में ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक प्रगति का आकलन किया गया। शीर्ष 5 राज्यों के अलावा असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब को 50 से ज्यादा अंकों के साथ उपलब्धि प्राप्त करने वाले राज्यों की श्रेणी में रखा गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत में पिछले 9 वर्षों में स्टार्टअप्स 300 गुना बढ़ गए। 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ स्टार्टअप्स की संख्या 90,000 से अधिक। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने के बाद केवल 3 वर्षों में ही अंतरिक्ष के क्षेत्र के 100 से अधिक स्टार्टअप्स हुए। वहीं बायोटेक स्टार्टअप्स लगभग 50 से बढ़कर 6,000। भारत सरकार ने 8,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए नई सरकारी प्रतिभूति 2024 की बिक्री की घोषणा की। समान मूल्य पद्धति का उपयोग कर उपज आधारित नीलामी के माध्यम से इन प्रतिभूतियों की बिक्री की जाएगी। सरकार ने 7,000 करोड़ मूल्य की नई सरकारी प्रतिभूति 2030 और 12,000 करोड़ कीमत की 7% से ज्यादा सरकारी प्रतिभूतियों की समान मूल्य पद्धति आधारित नीलामी के जरिए बिक्री की घोषणा की। 12,000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए 7% से ज्यादा सरकारी प्रतिभूति 2062 की बिक्री की भी घोषणा की गई। हर प्रतिभूति के लिए 2,000 करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन का विकल्प होगा। स्पेशल सिक्योरिटीज की नीलामी 13 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुंबई कार्यालय द्वारा की जाएगी। 17 अप्रैल को सफल बोलीदाता भुगतान करेंगे। झारखंड के गोड्डा जिले में नवनिर्मित अडानी पावर प्लांट की पहली यूनिट से बांग्लादेश को भेजी जा रही 748 मेगावाट बिजली, इसके लिए 134 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन का कराया गया निर्माण। हाल के दिनों में पश्चिम रेलवे को फिल्म शूटिंग से रिकॉर्ड 1,64,00,000 का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया। कोयला मंत्रालय 12 अप्रैल को शुष्क ईंधन भंडार के आवंटियों के साथ करेगा बैठक का उद्देश्य विशेष रूप से बिजली क्षेत्र के लिए निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना। गूगल के स्वामित्व वाली यूट्यूब ने अपनी म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस यूट्यूब म्यूजिक के लिए स्लीप टाइमर फीचर किया लॉन्च। एप्पल ने अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट में 20 डे बग्स को किया ठीक। आईफोन, मैक और आईपैड को हैक करने के लिए किया जा रहा था बग्स का उपयोग। सऊदी अरब की सरकार ने नौकरी पेशा लोगों को ईद पर लंबी छुट्टियों की देने की घोषणा की और निजी और गैर लाभकारी क्षेत्रों में काम करने वाले लोग ईद पर 4 दिन की अतिरिक्त छुट्टी ले पाएंगे। सऊदी अरब में कर्मचारी अब शुक्रवार शनिवार को मिलने वाले वीक ऑफ के अलावा लंबी छुट्टी का फायदा ले सकते हैं। कुछ दफ्तरों में काम 27 अप्रैल को शुरू होगा। थाईलैंड में आम चुनाव से पहले 21 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया खुद को मतदान के लिए रजिस्टर। 25 मार्च से 9 अप्रैल के बीच इतने मतदाताओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। थाईलैंड के चुनाव आयोग के मुताबिक मेल से आने वाले रजिस्ट्रेशन के बाद यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। वहीं 1,11,000 से ज्यादा विदेशों में रहने वाले थाईलैंड के लोगों ने भी चुनाव से पहले कराया खुद को रजिस्टर। बैंक इंडोनेशिया के मुताबिक रमजान के समय देश में पूरे साल के कुल मनी सर्कुलेशन का करीब 25% इस्लामिक त्योहारों के दौरान देखने को मिला। इंडोनेशिया में कैश और डिजिटल वॉलेट समेत हर तरह के मनी सर्कुलेशन में फरवरी में 7% ज्यादा की वृद्धि देखी गई। इंडोनेशिया में करीब 8,300 लाख करोड़ रुपए का सर्कुलेशन प्राप्त हुआ। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 23वें एजुकेशन एंड प्रोफेशनल 2023 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। इस प्रदर्शनी में कई देशों के 50 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। शिक्षा के क्षेत्र में सफल भविष्य जैसे विषयों पर रोशनी डालने के लिए किया गया प्रदर्शनी का आयोजन। इस प्रदर्शनी में पढ़ाई और शिक्षण दोनों पर ध्यान दिया जा रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री के टेलीविजन पर संबोधन के बाद प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव की सड़कों पर किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नेतन्याहू राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर दे चुके थे संबोधन। प्रदर्शनकारियों ने यह नारे लगाए और तेल अवीव के एक राजमार्ग के पास सड़कों को जाम कर दिया। सुरक्षा के मुद्दों को लेकर सरकार के कार्यों को उकसाने वाला बताया गया। इजरायली मीडिया के एक जनमत सर्वेक्षण के मुताबिक
अगर अभी चुनाव होते हैं तो नेतन्याहू की लिकुड पार्टी अपने 1/3 से ज़्यादा सीट को खो देगी। नेतन्याहू अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ बहुमत हासिल करने में विफल होंगे। इजरायली प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त करने के फैसले को पलटा। योव गैलेंट को पद से बर्खास्त करने के बाद बड़े पैमाने पर शुरू हुआ था विरोध। नेतन्याहू ने कहा कि दोनों ने न्यायिक सुधार की योजना को रोकने के लिए पिछले महीने गैलेंट के सार्वजनिक आह्वान पर असहमति को सुलझा लिया। अमेरिका में गर्भ निरोधक दवा माइफप्रिस्टोन पर न्यायालय द्वारा रोक के खिलाफ अमेरिकी प्रशासन ने एक आपातकालीन प्रस्ताव किया दायर। कहा इस फैसले से मरीजों को हो सकती है काफी कठिनाई। अमेरिकी प्रशासन ने न्यू ऑर्लिन्स में 5वें यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स के साथ एक फाइलिंग में कहा न्यायाधीश का फैसला विशेष रूप से अनुचित था। इससे महिलाओं को गंभीर रूप से नुकसान हो सकता है। टेक्सास के जिला न्यायाधीश मैथ्यू काक्स समरीक ने कहा कि एफडीए ने माइफप्रिस्टोन को मंजूरी देते समय इसके जोखिमों को अनदेखा किया। रूस और यूक्रेन ने सोमवार को कैदियों की अदला बदली की। इसके तहत 106 रूसी युद्ध बंदियों को 100 यूक्रेनियंस के बदले किया गया रिहा। यूक्रेन राष्ट्रपति के सहयोगी एंड्री यर्मक ने कहा कि रिहा किए गए यूक्रेनी नागरिकों में मारियोपोल शहर और अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के सुरक्षाकर्मी शामिल। इन्हें युद्ध के शुरुआती महीनों में पकड़ा गया था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बातचीत की लंबी प्रक्रिया के बाद कैदियों को रिहा कर दिया गया। फरवरी 2022 में युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस और यूक्रेन समय समय पर कैदियों की अदला बदली करते रहे हैं। ताइवान के खिलाफ चीन ने 3 दिवसीय सैन्य अभ्यास किया पूरा। चीन ने अपने बयान में विमान वाहक पोत के उपयोग सहित सैन्य प्रदर्शन पूरा करने की कही बात। चीन ने बताया कि चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ईस्टर्न थिएटर कमान के ने ताइवान द्वीप के आसपास गश्त और अभ्यास के सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने हाल ही में की थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैककार्थी के साथ मुलाकात। इस मुलाकात के खिलाफ आक्रोश जताना बताया जा रहा है चीन के इस शक्ति प्रदर्शन का है उद्देश्य। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार ताइवान के आसपास 70 चीनी विमान और 11 चीनी जहाज देखे गए। बीजिंग ने स्वशासित द्वीप को मुख्य भूमि के साथ फिर से जोड़ने के लिए बल के संभावित उपयोग से नहीं किया इनकार। मशहूर कलाकार पिकासो की मृत्यु के 50 साल पूरा होने पर स्पेन के बार्सिलोना में पिकासो म्यूजियम पहुंच रहे लोग। पिकासो 20वीं सदी के सबसे मशहूर कलाकारों में से एक। लोगों का कहना है कि ये दिन महान कलाकार के काम को देखकर यादें ताज़ा करने का। इस साल दुनिया भर के म्यूजियम में करीब 40 प्रदर्शनियां की जाएंगी आयोजित। सऊदी अरब के रहने वाले एक शख्स ने विरासत में अपनी दिलचस्पी के चलते अपनी लिविंग रूम को ही विरासत और कला के नमूने में तब्दील कर दिया। इसको देखने काफ़ी लोग जुबैल आते हैं। इस शख्स के लिविंग रूम में कला के कई नमूने जो जुबैल के इतिहास और विरासत से रूबरू करवाते हैं। साथ ही उसके इन प्रयासों से संस्कृति और विचारों का आदान प्रदान होता है। जापान के ओइटा शहर में एक लकड़ी की मूर्ति जिनगोजी मंदिर वापस लाई गई। इससे पहले मूर्ति सदियों से गुम थी। किंग्स चार्ल्स की तस्वीर वाले बैंक नोटों की लाखों की संख्या में हो रही छपाई। हालांकि ये नोट अगले साल से मध्य की अगर बात करें तो सर्कुलेशन में आएंगे। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने। दोनों टीम आज के इस मैच में सीजन की पहली जीत की तलाश में मैदान पर उतरेंगी। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर टूर्नामेंट में तीसरी जीत हासिल कर ली। लखनऊ ने बेंगलुरु को 20वें ओवर में आखिरी गेंद पर सिर्फ 1 विकेट से मात दी। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की टीम ने लखनऊ के सामने जीत के लिए 213 रन का लक्ष्य रखा, जिसे लखनऊ ने 9 विकेट खोकर हासिल कर लिया। लखनऊ के लिए मार्कस स्टोइन्स ने 65 रन की पारी खेली, जबकि निकोलस पूरन ने 62 रन बनाए। वहीं आरसीबी के लिए विराट कोहली ने 61 और डुप्लेसिस ने 69 रन बनाए। भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने विश्व शतरंज आर्मगेडॉन एशिया और ओशिनिया इवेंट का खिताब अपने नाम किया। गुकेश ने पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन उज्बेकिस्तान के नौदीर बेक को फाइनल में हरा दिया। गेम 1 में एक मौका गंवाने के बाद गुकेश ने शानदार वापसी की। उन्होंने अगला गेम जीता और चैंपियन बने। गुकेश और आब्दू सातोरोव ने सितंबर में होने वाले आर्मगेडॉन ग्रैंड फिनाले में जगह बना ली।
थाईलैंड एज ग्रुप एंड ओपन चैंपियनशिप में भारतीय तैराकों को 8 पदक हासिल उन्होंने किए। भारतीय तैराक अनीश गोड़ा ने 200 मीटर की फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। भारत के सदन प्रकाश ने थाईलैंड एज ग्रुप एंड ओपन चैंपियनशिप के 50 मीटर फ्लाई में रजत पदक अपने नाम किया। इसी चैंपियनशिप में 200 मीटर बैकस्ट्रोक इवेंट में निथिक हरी ने कांस्य पदक जीता। शुभांकर और सृष्टि उपाध्याय ने 50 मीटर फ्लाई वर्ग में कांस्य पदक पर जमाया कब्जा। इससे पहले खेले गए प्रतियोगिता के लिए 800 मीटर फ्री स्टाइल वर्ग में भारत के कुशाग्र रावत ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। ऋचा मिश्रा ने 1500 मीटर फ्री स्टाइल वर्ग की स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया, जबकि भारतीय तैराक अनीश गोड़ा 800 मीटर फ्री स्टाइल वर्ग में कांस्य पदक जीतने में सफल रहे। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप के दूसरे दिन भारतीय पहलवान विकास ने कांस्य पदक जीत लिया। प्रतियोगिता के 72 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में विकास ने चीन के पहलवान जेन टेन को 8-0 से करारी शिकस्त दी। मॉन्टे कार्लो मास्टर्स में आज दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच राउंड ऑफ 32 का मुकाबला खेलेंगे। दूसरे दौर में जोकोविच का सामना रूस के इवान घकोव से होगा।